गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सिंथेसिस के तीसरे पार्ट यानी 2 पार्ट का वीडियो पहले बन चुका है। तीसरे पार्ट की वीडियो के साथ हम उपस्थित हुए हैं इसे बनाने के लिए, जिसमें आपने सिंथेसिस के कुछ रूल्स पढ़े। जैसे सिंथेसिस बनाने के लिए जो पहला रूल्स है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, उसमें आपने पढ़ा पार्टिसिपल का प्रयोग करके। पार्टिसिपल भी 3 प्रकार का था, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। उसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। ये 2 वीडियोज आपके सामने जा चुके हैं। ये तीसरा वीडियो आज आपके सामने उपस्थित है। हाँ स्टूडेंट्स, शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन भी करूँगा कि पूरी विद्यालय की टीम मिल करके इस अभियान को सफल बनाने में लगी हुई है और इस अभियान की सफलता सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। अगर आप वीडियोज़ को देखते हैं, उसे रिपीट करते हैं, उससे आपको बेनिफिट मिलता है। और श्योरली यदि आपको बेनिफिट मिलता है तो आप निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कि उस लेवल पर है, सब्सक्राइब किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से करिए। लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। इससे आपको विद्यालय का भी नेम फेम होगा, इसके साथ साथ आप लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा और आपके मित्र जो भी इससे वंचित हैं, जो अदर विद्यालय में भी शायद पढ़ते होंगे, उनको भी इससे फायदा मिलेगा। बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। अगला रूल्स नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, यानी ये तीसरा रूल्स है। पहला था पार्टिसिपल, दूसरा था इन्फिनेटिव, तीसरा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है क्या, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। देखिए एब्सोल्यूट शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र, फ्री। इसको बनाने के लिए जैसा कि आपने परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ा था, हैविंग या हैविंग बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके, हैविंग या हैविंग बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप से हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इसे जानने का सबसे बड़ा जो सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट से समझते हैं। पार्टिसिपल से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन मिलकर ऐसा फ्रेज बनाता है जो शेष वाक्य से स्वतंत्र हो। यानी पार्टिसिपल से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन मिलकर के ऐसा फ्रेज बनाता है जो शेष वाक्य से स्वतंत्र हो। ऐसे फ्रेज को एब्सोल्यूट फ्रेज कहते हैं। यानी एक ऐसा फ्रेज जो अपने बाकी वाक्य से स्वतंत्र होता है, उस फ्रेज को हम एब्सोल्यूट फ्रेज कहते हैं। और इस नाउन या प्रोनाउन को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं, क्योंकि नाउन को या सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव भी कहते हैं। इसलिए नॉमिनेटिव और एब्सोल्यूट, क्योंकि वो स्वतंत्र होता है। अब इसमें बनाने का जो रूल्स है बिल्कुल परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह है। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। क्लियर होगा आपको एग्जांपल से कि परफेक्ट पार्टिसिपल में भी हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के बनाते थे, और इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में भी हम वही लगाएंगे। लेकिन अंतर क्या था कि परफेक्ट पार्टिसिपल में दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होता था। यानी दोनों वाक्य का, जिसे हम जोड़ते थे, कनेक्ट करते थे, उन दोनों वाक्य का सब्जेक्ट सेम होता था। लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में ये चीजें नहीं है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में आपको 2 चीज ध्यान रखना है कि जो 2 सेंटेंस लिखे होंगे, उन दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। और दूसरी बात यह है कि दोनों के बीच में कैजुअल रिलेशन का संबंध होगा। कैजुअल रिलेशन होगा। कैजुअल रिलेशन मतलब कारण और संबंध, कारण और घटना। पहले वाले सेंटेंस के घटित होने के कारण ही दूसरा सेंटेंस घटित हुआ है, ये ध्यान रखना है। यानी यदि पहला काम ना हुआ होता तो दूसरा काम शायद परफॉर्म ना होता। ये चीजें इस पर डिपेंड करती है। जैसे आप सेंटेंस को देखें, द टीचर वाज अब्सेंट, द टीचर वाज अब्सेंट, टीचर अब्सेंट थे। द बॉयज डिड नॉट वर्क, बच्चों ने काम नहीं किया। पहला इफेक्ट क्या था, पहला सेंटेंस क्या दे रहा है कि टीचर वाज अब्सेंट, यानी इसमें पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका टीचर है, टीचर अब्सेंट है। दूसरे में द बॉयज डिड नॉट वर्क, बच्चों ने काम नहीं किया, अर्थात यहाँ सब्जेक्ट अलग है। पहले वाले में द टीचर था, दूसरे वाले में द बॉयज है, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता था, अगर आप वीडियो पीछे जाकर के देखेंगे तो उसमें दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होता था। अच्छा, अब इसका दूसरा क्लूज क्या है? दूसरा क्लूज यह है कि टीचर अब्सेंट थे
और बच्चों ने काम नहीं किया। बच्चों ने काम इसलिए नहीं किया क्योंकि टीचर नहीं थे। अगर टीचर होते तो ये दूसरी घटना घटित नहीं होती। तो इसमें कैजुअल रिलेशन पाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को बनाने के लिए मैंने बताया आपको कि हैविंग या हैविंग बीइंग के साथ, यानी यदि हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा तो हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन यदि पैसिव वॉइस में आता है तो हैविंग बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन इसमें देखिए मैटर कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है। द टीचर वाज एब्सेंट, इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, वाज से शुरू हुआ है, कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है जिसमें हम हैविंग के साथ उसका थर्ड फॉर्म लगा सकें। इसलिए पिछले वीडियोज में भी हमने बताया था आपको कि टू बी से बनने वाली जितनी हेल्पिंग वर्ब है, टू बी से बनने वाली इज, आर, एम, वाज और वर, ये जितने हैं ये बी से बनने वाले हैं और इनके लिए हम अधिकतम ऐसे क्लास में बीइंग का प्रयोग करते हैं, इनकी जगह हम लगाते हैं बीइंग। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होना चाहिए। तो हम करते क्या है, ऐसे देखिए, द टीचर वाज की जगह हमने कर दिया बीइंग अब्सेंट, द टीचर बीइंग अब्सेंट, कामा द बॉयज डिड नॉट वर्क, द टीचर वाज अब्सेंट, द बॉयज डिड नॉट, द टीचर बीइंग अब्सेंट, द बॉयज डिड नॉट वर्क। अब इसमें आपको एक बात थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही होगी कि यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट है और द बॉयज यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट है, जबकि सिंपल सेंटेंस में दो सब्जेक्ट नहीं आते हैं, दो वर्ब भी नहीं आते हैं। तो पहले वाले वर्ब को हमने बीइंग में कन्वर्ट करके इसे एक तरीके से पार्टिसिपल बना दिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यही पहले दिखाया जा रहा है जो रूल्स में, कि पार्टिसिपल से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन मिलकर ऐसा फ्रेज बनाता है जो शेष वाक्य से स्वतंत्र हो, और ऐसे फ्रेज को एब्सोल्यूट फ्रेज कहते हैं। तो ये जो द टीचर है, एब्सोल्यूट फ्रेज इस तरह नाउन या प्रोनाउन को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। द टीचर जो एक नाउन है, ये इस पूरे सेंटेंस में एब्सोल्यूट है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, नाउन ही नॉमिनेटिव है और ये स्वतंत्र है, इसका बाकी सेंटेंस से विशेष अर्थ नहीं है, विशेष मतलब नहीं है। इसलिए ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसमें डबल सब्जेक्ट लगा हुआ है, क्योंकि इस सब्जेक्ट का कोई मतलब विशेष नहीं है, ये स्वतंत्र है। द टीचर बीइंग अब्सेंट, द बॉय डिड नॉट वर्क, मेन फोकस क्या है कि द बॉय डिड नॉट वर्क, इस तरह बना। दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल, द मॉर्निंग इज फाइन, वी मस्ट प्ले क्रिकेट, आई होप यू कैन सॉल्व इट इजीली बिकॉज दिस सेंटेंस इज द सेम लाइक गिवन एज अबव। ये सेंटेंस बिल्कुल उसी तरह है जैसे ऊपर का सेंटेंस दिया गया है। द मॉर्निंग इज फाइन, यानी सुबह बड़ा ही ठीक था, सुंदर था। वी मस्ट प्ले क्रिकेट, हमें अवश्य ही क्रिकेट खेलना चाहिए। तो यहाँ पे क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए, क्योंकि अगर मौसम सही नहीं होता तो शायद क्रिकेट की तैयारी नहीं होती। तो पहली घटना मॉर्निंग सही था, इसलिए क्रिकेट खेलने की तैयारी की गई। पहली घटना के कारण ही दूसरी घटना घटित होने के प्रारूप में है। पहले में देखिए सब्जेक्ट क्या है, मॉर्निंग, और यहाँ पर क्या है, बी। दोनों के सब्जेक्ट डिफरेंट है, दोनों में कैजुअल रिलेशन है, इसलिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल उसी तरह करेंगे जैसे अभी ऊपर का सेंटेंस बना है। आप कर सकते हैं द मॉर्निंग बीइंग फाइन, क्योंकि ये फिर आपका वही वर्ब टू बी से बनने वाली क्रियाएं हैं, इसलिए इनकी जगह फिर हम बीइंग लगा सकते हैं। यानी इन पांचों की जगह, इज, आर, एम, वाज, वर, इन सब की जगह हम बीइंग लगा सकते हैं। द मॉर्निंग बीइंग फाइन, कामा we must play cricket, the morning being fine, we must play cricket। अब यहाँ पे the morning जो है ये एब्सोल्यूट है, ये स्वतंत्र है, बाकी सेंटेंस अपने रूप में काम कर रहा है। इस तरीके से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग इसमें किया गया। फिर तीसरा सेंटेंस आप ध्यान से देखिए, द स्कूल वाज क्लोज्ड, द टीचर वेंट टू होम। स्कूल बंद हो चुका, बंद था, द टीचर वेंट होम, अध्यापक घर गए। स्कूल वाज क्लोज्ड, ये सेंटेंस पैसिव की तरह दिख रहा है, स्कूल वाज क्लोज्ड, और क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है और एक टेंस में भी है, इसलिए इसे बनाने के लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमने बताया था कि हैविंग बीइंग के साथ, क्योंकि अब ये यहाँ पर भी वाज लगा है, इससे आप कंफ्यूज ना होइए, इससे आप बीइंग नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वाज के साथ एक फाइनाइट वर्ब भी दिया हुआ है, क्लोज।
और इन बाकी सेंटेंस में कोई फाइनाइट वर्ब नहीं था। यहाँ पे वाज के बाद सीधे पार्टिसिपल कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ इच के बाद भी एक प्रकार का कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें देखिए वाज के बाद एक फाइनाइट वर्ब है, इसलिए पैसिव वॉइस है। इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, द स्कूल हैविंग बीन क्लोज्ड comma the teacher went to home, the school having been closed the teacher went to home। इस प्रकार से ये सेंटेंस बना। कुछ और एग्जांपल्स हैं जिन्हें हमें देखना है, जैसे कि द सन, एक मिनट, the sun rose, the fog disappeared, the sun rose, सूर्य निकला, the fog disappeared, कोहरा गायब हो गया। यानी कि पहले घटना में the sun सब्जेक्ट है, रोज मतलब निकला, दूसरे में the fog disappeared, दोनों के सब्जेक्ट डिफरेंट हैं और दोनों में कैजुअल रिलेशन है, क्योंकि सूर्य ना निकला होता तो शायद कोहरा गायब ना होता। दोनों में कैजुअल रिलेशन है, इसलिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना उचित है। अब हम उसी तरह बनाएंगे, क्योंकि ये पैसिव वॉइस नहीं है। द सन हैविंग राइजन, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, द सन हैविंग राइजन, कामा द फॉग disappeared, the sun having risen, the fog disappeared, अर्थात ये इस प्रकार से बन सकता है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स आप घर पर सॉल्व कर सकते हैं, जैसे the soldiers arrived, the mob disappeared, सिपाही पहुंचे और भीड़ गायब हो गई। the soldiers having arrived, the mob disappeared। ऐसे तमाम एग्जाम्पल आपकी बुक में या नेट पर उपलब्ध हैं, आप उस एग्जाम्पल को लेकर के सॉल्व करने का प्रयास करिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछिए, कमेंट करिए, आपके समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। हाँ, इसका चौथा रूल्स पार्ट बनाने का, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर ए नाउन और जीरंड, ये अगला रूल्स है। प्रीपोजिशन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन यानी एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है बिफोर ए नाउन और जीरंड, किसी नाउन या जीरंड के पहले एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ये इसका अगला नियम है। आप नाउन के बारे में जानते हैं, आपको जानना है जीरंड के बारे में। नाउन नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, किसी भी नाम वाली वस्तुओं को नाउन कहते हैं, आप जानते हैं, तमाम नाम है इसमें। जीरंड क्या है, जैसे भी आपने इसके पहले पढ़ा है पार्टिसिपल, जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब था, इन्फिनेटिव भी पढ़ा आपने, इन्फिनेटिव भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, उसी तरीके से जीरंड भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। जीरंड इज अ वर्बल नाउन, जीरंड एक वर्ब का भी रोल प्ले करता है और नाउन का भी रोल प्ले करता है। जीरंड बिल्कुल इन्फिनेटिव की तरह रोल प्ले करता है। बनता कैसे है जीरंड? जीरंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। जिस प्रकार से पार्टिसिपल बन रहा था उसी प्रकार से जीरंड बनता है। जिस प्रकार से पार्टिसिपल बनता था उसी प्रकार से जीरंड बनता है। तो जीरंड का भी प्रयोग पार्टिसिपल की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें। जीरंड भी इंफिनिटिव या पार्टिसिपल की तरह डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच या नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। इसको हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं या नॉन फाइनाइट वर्ब भी कह सकते हैं। अब जीरंड के प्रयोग करने के क्या क्या रूप है, जैसे वॉकिंग इज यूजफुल, वॉकिंग इज यूजफुल, यहाँ पे वॉकिंग क्या है, जीरंड है और सब्जेक्ट के रोल में है, यानी जीरंड सेंटेंस में पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। जीरंड सब्जेक्ट के रोल में है, वॉकिंग इज यूजफुल सब्जेक्ट में वर्ब, यानी इज एक वर्ब के रूप में है, इज वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। जीरंड भी इंफिनिटिव या पार्टिसिपल की तरह डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच या नॉन फाइनाइट वर्ब होता है।
जैसे इसमें बताया गया। फिर अगला देखिए, ही लाइक्स रीडिंग नॉवेल, ही लाइक्स रीडिंग नॉवेल। लाइक्स के बाद क्या है, ही सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है और रीडिंग आया हुआ है। अब यहाँ पे रीडिंग वर्ब के बाद आया है, इसलिए एक ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ पर जीरंट का प्रयोग ऑब्जेक्ट वर्ब के रूप में हुआ है। अगला देखिए, सीइंग इज बिलीविंग। सीइंग यहाँ भी वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, यहाँ भी है, तो सीइंग एक सब्जेक्ट के रूप में है और इज बिलीविंग ये भी जीरंट है और ये भी, यहाँ पे ये पार्टिसिपल के रूप में है और ये जीरंट के रूप में है, इसलिए और लिंकिंग वर्ब इज से कनेक्ट है, यानी इज ने सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट किया है, अर्थात बिलीविंग एक जीरंट है जो कि कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है और इज वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट में वर्ब के रूप में आया है। आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग इट, मैं ये करते हुए थक चुका हूं। तो यहाँ पे टायर्ड ऑफ एक प्रीपोजिशन के रोल में है और डूइंग प्रीपोजिशन के बाद डूइंग आया हुआ है। टायर्ड ऑफ थक चुका हूं डूइंग, यानी कि इस ये टायर्ड ऑफ को डूइंग क्वालिफाई कर रहा है, अर्थात इसी को क्वालिफाई करने के कारण ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशन के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। अर्थात ये कुछ प्रकार है जहां पर हम जीरंट का प्रयोग कर रहे हैं अलग अलग रूपों में। जिस प्रकार से इन्फिनिटिव देखा गया था, कुछ और भी टाइप्स हैं जिसमें जीरंट का रोल होता है, कुछ इंपॉर्टेंट था जिसे मैंने लिखा है। अब आते हैं टॉपिक पर कि हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे। यूज ए प्रीपोजिशन बिफोर ए नाउन और जीरंट, यानी किसी नाउन या जीरंट के पहले हम प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे करते हैं, इसे देखना है। कुछ प्रीपोजिशन को समझना इससे पहले आपको जरूरी है, जैसे कि आता है एक शब्द है डिसाइडेड। डिसाइड मतलब होता है बगल में, डिसाइड मतलब बगल में, लेकिन डिसाइडेड शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है के अतिरिक्त। इसे ध्यान रखना है, इसे बड़ी सावधानी के साथ प्रयोग करना है। और एक शब्द आता है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। दोनों शब्दों में बड़ी क्लोजनेस है, थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे तो इस क्लोजनेस को हम क्लियर कर सकते हैं। डिसाइडेड मतलब के अतिरिक्त और इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद। इनका प्रयोग इस रूल्स के थ्रू हम ज्यादा करेंगे। जैसे कि एक सेंटेंस आपके सामने यहाँ नीचे लिखा गया है, ही टॉट मी, उसने मुझे पढ़ाया। ही गैव मी 5 रुपीज, उसने मुझे 5 रुपए दिए, अर्थात दो काम किया उसने, एक तो पढ़ाया भी और रुपए भी दिए। तो यहाँ पे डिसाइडेड, अगर हम डिसाइडेड का प्रयोग करें, डिसाइडेड और डिसाइडेड के बाद हमें क्या करना है, जो वर्ब है हमारा फाइनाइट वर्ब है, इसे नॉन फाइनाइट वर्ब बना देना है। नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब जीरंड बना देना है। और जीरंड अभी आपको बताया गया कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। तो यहाँ पे टाट का फर्स्ट फॉर्म होता है टीच, और टीच में आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा टीचिंग। अब ये हो गया बिफोर टीच, डिसाइडेड टीचिंग मी, कामा ही गैव मी 5 रुपीज। डिसाइडेड टीचिंग मी को हटा भी सकते हैं क्योंकि रिपीटेड हो रहा है। डिसाइडेड टीचिंग मुझे पढ़ाने के अतिरिक्त ही गैव मी 5 रुपीज, उसने मुझे 5 रुपए भी दिए। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आप कुछ और भी देख सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हर हस्बैंड डाइड, सी हर्ड द रेन, सी फेंटेड। यहां पर ये 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, 3 सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे प्रोसेस देखते हैं। हर हस्बैंड डाइड, उसका पति मर गया। सी हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना। सी फेंटेड, मूर्छित हो गई। तो करना क्या है, 3 सेंटेंस में सब्जेक्ट को एक ही रखना है। हर हस्बैंड डाइड, यहाँ का सब्जेक्ट अलग है और बाकी दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम है, सी एंड सी दोनों में सेम। ये देखना है कि प्रोसेस पहले क्या हो रहा है। तो उसके सामने प्रोसेस क्या हुआ, सी हर्ड द न्यूज, उससे पहले क्या हुआ उसे, उसने समाचार सुना। क्या सुना, हर हस्बैंड डाइड, तो उसका पति मर गया है, तब वो फेंटेड हुई। तो पहला काम ये हुआ है, इसी को हम जीरंड बनाते हैं और जीरंड के पहले प्रीपोजिशन रखते हैं। जैसे कि हर्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हियर। हियर में आईएनजी जोड़ देंगे और उसके पहले एक प्रीपोजिशन लगाते हैं ऑन। ऑन हियरिंग द न्यूज, ऑन हियरिंग द न्यूज।
ऑफ हर हस्बैंड, क्योंकि ये दूसरा काम हो रहा है, ऑफ हर हस्बैंड। अब यहां देखिए डाइड एक वर्ब है, हमें प्रयास ये करना है कि दो वर्ब ना होने पाए, क्योंकि तीसरे सेंटेंस को पूरा लिखना है। इसलिए डाइड शब्द को हम किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि डाइड को हम करते हैं डेथ, तो डेथ हो गया एक नाउन, और डेथ बना करके रख देंगे, अब ये वर्ब से समाप्त हो गया, यानी कि और कोई वर्ब सेंटेंस में नहीं आएगा। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ, कामा शी फेंटेड, शी फेंटेड। देखिए सेंटेंस, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ, अपने हस्बैंड के डेथ का समाचार सुनने पर शी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। अब इसमें क्या देखिए कि हियरिंग यानी कि जीरंड लगाया गया है, और जीरंड से पहले एक प्रीपोजिशन ऑन लगाया गया है। अकॉर्डिंग टू रूल यूज ए प्रीपोजिशन बिफोर ए नाउन और जीरंड, किसी नाउन या जीरंड के पहले इस तरीके से किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, तो ये रूल्स को फॉलो कर रहा है। अगला एग्जांपल देखिए, द सनसेट, सूर्य डूबा, द जर्नी वाज नॉट एंडेड, यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। इसमें क्या कहेंगे, द जर्नी was not ended, the journey was not ended before the sunset, before the sunset। ये सनसेट क्या है, ये नाउन फ्रेज है। सनसेट एक प्रकार से, द सनसेट यानी कि सन एक नाउन है, और नाउन से पहले बिफोर एक प्रीपोजिशन लगाया गया है। तो किसी नाउन या जीरेंड के पहले हम एक प्रीपोजिशन लगा करके इस रूल्स को बना सकते हैं। अर्थ क्या निकल रहा है, द जर्नी वाज नॉट एंडेड, यात्रा समाप्त नहीं हुई थी, बिफोर द सनसेट यानी सूर्योदय से, सूर्य डूबने से पहले। अगला एग्जांपल, ही फेल्ड मेनी टाइम्स, वो कई बार फेल हुआ। ही स्टिल होप टू सक्सीड, वो अभी भी सफल होने की आशा रखता है। ही स्टिल होप टू सक्सीड। अभी आपको एक प्रीपोजिशन मैंने बताया था, इन स्पाइट ऑफ। अब इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग यहां कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ, अब देखिए फेल्ड शब्द है, सब्जेक्ट दोनों का सेम है, इसलिए एक ही बार लिखेंगे, ही यहां भी है, ही यहां भी है। अगला है वर्ब, ये फेल्ड शब्द है, क्योंकि हमें दूसरा सेंटेंस पूरा लिखना है, इसलिए इस नाउन के इस वर्ब को कन्वर्ट करना है। या तो हम इसे जीरेंड बना सकते हैं या तो नाउन। अब ये देखना है कि सेंटेंस में सेंस कैसा निकल रहा है, तो इसे हम फेल्ड शब्द को नाउन बना सकते हैं, और जब नाउन बनाएंगे तो यह हो जाएगा फेलर। इन स्पाइट ऑफ मेनी फेलर, कमा ही स्टिल होप टू सक्सीड। इन स्पाइट ऑफ मेनी फेलर ही स्टिल होप टू सक्सीड। कई बार फेल होने के बावजूद भी ही स्टिल होप टू सक्सीड, वो अभी भी सक्सीड होने की आशा करता है। अर्थात ये एग्जांपल है, और भी एग्जांपल आपकी बुक में होंगे, आप वहां से इसे नोट कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आपने इतने रूल्स यानी 4 रूल्स पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने 3 वीडियोज के अंतर्गत इसे बनाया है। वीडियो बहुत लंबी होता है तो आप लोग उसे स्किप करके देखने लगते हैं, इसलिए बहुत लंबा चैप्टर नहीं खींचना है, बहुत लंबा टॉपिक नहीं देना है, छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड करके आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी भी कुछ रूल्स इसमें शेष हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के, अन्य वीडियोज में उसे प्रयास करेंगे कि अगले एक वीडियो में और पूरे बचे हुए रूल्स को हम दे पाए। और आपसे ये रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप इसे निश्चित रूप से पढ़ें, और आप पढ़ेंगे तो शायद हम लोगों की मेहनत सार्थक होगी। हमें लगेगा कि हमें आपने एक पुरस्कार किया, अप्रिशिएट किया हमारे इस काम का। इसे शेयर करिए, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।